ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की, शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। सबसे पहले नजर टॉप 4 बड़ी खबरों पर। इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको सभी मामलों में जमानत दे दी है और 17 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुरातत्व विभाग को ज्ञानवापी परिसर में मौजूद कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाने की इजाजत भी दे दी है। द केरला स्टोरी की रिलीज पर बैन लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। और केंद्र सरकार ने दिल्ली के सचिव को हटाने की मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गई है। विवादों में घिरी फिल्म द केरला स्टोरी को यूपी में टैक्स फ्री करने के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के साथ इस फिल्म को देखा और इसके लिए लोक भवन ऑडिटोरियम में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंत्रिमंडल के नेता, बीजेपी के पदाधिकारी, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े लोगों ने इस फिल्म को देखा। फिल्म देखने के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर फिल्म से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने लिखा, आज अपने मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यों के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग में द केरला स्टोरी फिल्म देखी। इस फिल्म से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। वहीं यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। ये फिल्म ऐसा है जिससे समाज में एक संदेश जाएगा। इस पर कलाकारों पर बैन लगाना ये उचित नहीं है। सभी लोगों को देखना चाहिए और बैन नहीं लगाना चाहिए। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि फिल्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में जल्दी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अधिकारियों के ट्रांसफर शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि जिन अधिकारियों ने जनता के काम रोके हैं, उन्हें अपने किए का फल भुगतना पड़ेगा। ट्रांसफर पोस्टिंग पर कल आए फैसले के बाद एक बार फिर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली सरकार ने सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को पद से हटाने के लिए कहा है, लेकिन केंद्र ने मंजूरी नहीं दी। केजरीवाल सरकार ने इसे कोर्ट की अवमानना बताया है। यूपी में निकाय चुनाव के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी जनसंपर्क अभियान चलाएगी, जिसके तहत सांसद घर घर जाकर संवाद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कल के आए फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग कर दी है। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो विधायकों की अयोग्यता मामले में उन्हें राहत मिल सकती थी। और अब बात ज्ञानवापी परिसर में स्थित कथित शिवलिंग की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में एक बड़ा आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट ने वाराणसी की लोअर कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए ज्ञानवापी परिसर में मिले काले पत्थर की कार्बन डेटिंग कराने के आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट ने ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कार्बन डेटिंग करवाने का आदेश दिया है। कार्बन डेटिंग से ये पता लगाया जा सकेगा कि ज्ञानवापी परिसर में मौजूद कथित शिवलिंग की उम्र कितनी है या वो कितने साल पुराना है। उम्र के आधार पर ही ये तय हो पाएगा कि वो शिवलिंग है भी या नहीं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि कार्बन डेटिंग के दौरान कथित शिवलिंग को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ASI को आदेश दे दिया गया है कि कार्बन डेटिंग कराई जाए, ताकि इस शिवलिंग की, अगर ये एक शिवलिंग है जैसा कि हिंदू संगठनों के द्वारा दावा किया जा रहा है, तो इसकी उम्र को पता लगाया जा सके, इसकी आयु को पता लगाया जा सके। फिलहाल इस पूरे ढांचे को लेकर विवाद है, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी हुई एक ज्ञानवापी मस्जिद है। हिंदू संगठनों का कहना है कि ये यहाँ पर शिवलिंग है जिसको मुगलों ने तोड़ दिया था या मुगलों ने इसमें पानी भर दिया था। तो इसी को लेकर पूरा विवाद कोर्ट में पहुंच गया है। लोअर कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसको आज हाई कोर्ट ने पलट दिया है और अब कार्बन डेटिंग कराने का आदेश दे दिया है। शिवलिंग की हमने साइंटिफिक जांच की मांग की थी और साइंटिफिक जांच की मांग को ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने 14 अक्टूबर के फैसले से खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि अगर यहाँ पे साइंटिफिक जांच होगी तो शिवलिंग को क्षति पहुँच जाएगी। और इस ऑर्डर को हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सारे पक्षों को सुनने के बाद, और करीब आज 8वीं डेट थी इस केस की, सारे लोगों को सुनने के बाद और ASI की 52 पेजेस की रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट ने आज हमारी पिटिशन अलाउ कर दी है। जिला जज महोदय का ऑर्डर सेटिसाइड कर दिया है और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि अब इस केस में साइंटिफिक सर्वे उस शिवलिंग का होगा। वो साइंटिफिक सर्वे बहुत सारी टेक्निक्स ASI ने कोर्ट के सामने रखी है। GPR सर्वे है, सॉइल स्टेटोग्राफी है, AMS टेक्निक्स है और भी अन्य माध्यम है जिसके हिसाब से ये सारी चीज़ें करी जा सकती हैं। तो कोर्ट ने उन सारी चीज़ों को देखते हुए
साइंटिफिक सर्वे की एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और कोर्ट ने 22 तारीख जिला जज साहब के सामने नियुक्त की है और 22 तारीख को जिला जज महोदय ये तय करेंगे कि आगे इसका साइंटिफिक सर्वे किस माध्यम से होना है। ज्ञानवापी परिसर में मौजूदा कथित शिवलिंग से जुड़ी पूरी खबर आपको तफसील से ग्राफिक्स के जरिए हम समझा देते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने अब कहा है कि कार्बन डेटिंग के दौरान कथित शिवलिंग के ढांचे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और हम आपको ये भी बता दें कि साइंटिफिक सर्वे के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि क्या वो ढांचा असल में शिवलिंग है या क्या है, और अगर है तो कितना पुराना है। ज्ञानवापी मस्जिद के वुजुखाने में 16 मई 2022 को काले पत्थर का एक ढांचा मिला था जिसके शिवलिंग होने का दावा हिंदू संगठनों के द्वारा किया गया। इससे पहले वाराणसी की जिला अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की यथास्थिति के आदेश के चलते कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट में कल ही सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश की थी और उसी के बाद अब ये फैसला आया है कि कार्बन डेटिंग के जरिए इस शिवलिंग की आयु का पता लगाया जाएगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज उनकी पदयात्रा किशनगढ़ पहुंची और यहां से वो अपने समर्थकों के साथ आगे की ओर बढ़े। इस दौरान पायलट के समर्थकों में उत्साह दिखा और चिपचिपाती गर्मी में भी हजारों लोग उनके साथ पैदल चलते नजर आए। हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे समर्थक पायलट के पक्ष में नारेबाजी करते हुए भी दिखे। इनमें से कई ऐसे भी समर्थक थे जो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भी करप्शन के मुद्दे पर पायलट के साथ जाने की बात कर रहे थे। किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ अपने युवाओं के भले के लिए सोच रहे हैं, युवाओं के आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, सिर्फ युवाओं के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल पूरा समर्थन करते हैं। जन संघर्ष की लड़ाई है, युवाओं की लड़ाई है और पूरा पायलट साहब को सपोर्ट करते हैं। पार्टी नहीं मायने नहीं रखती, युवा मायने रखते हैं। हम युवा है, पार्टी के लाइन से ज्यादा हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है और पायलट साहब के साथ है। पायलट की यात्रा कल शाम को अजमेर से शुरू हुई थी जो राजधानी जयपुर में खत्म होगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रही इस यात्रा से सियासी गलियारे में हलचल है क्योंकि पायलट लगातार करप्शन का मुद्दा उठा रहे हैं। इस दौरान वो अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं। करप्शन को खत्म करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठा रहे हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं उन तक क्या जांच पहुंच रही है, क्या पारदर्शिता से जांच हुई है। पेपर लीक की जब जांच हो रही थी तभी स्टेटमेंट आया कि ना तो कोई नेता इन्वॉल्व है ना कोई अधिकारी इन्वॉल्व है। जांच खत्म हुई नहीं, हम पहले से डिक्लेयर कर देंगे तो क्या जांच रह जाएगी। पायलट ने दावा किया कि ठीक ढंग से जांच न होने पर करप्शन की जड़ें और गहरी हो सकती हैं। मैं लांछन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जांच पारदर्शी हो ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। पायलट की यात्रा को लेकर दिल्ली में भी सरगर्मी दिखी। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे वो कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री गहलोत लगातार पायलट पर हमलावर हैं। पहले गहलोत ने उनके खिलाफ बगावत करने वाले पायलट समर्थक विधायकों पर बीजेपी से पैसे लेने का आरोप लगाया था। अब उन्होंने ये कहकर पायलट पर इशारों में तंज कसा है कि गुटबाजी करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। कामयाब वही होता है जो सबको साथ लेके जाता है और जो अपनी बात करता है, पराई की बात करता है, गुटबाजी पैदा करता है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता जिंदगी के अंदर। वहीं राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने भी साफ कह दिया है कि पायलट की यात्रा से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। संगठन की यात्रा वही होती है जिसमें हाथ का निशान होता है, खड़गे साहब की फोटो होती है, राहुल गांधी जी की फोटो होती है, सोनिया गांधी जी की फोटो होती है और कांग्रेस संगठन एआईसीसी या पीसीसी कोई कार्यक्रम देता है। डोटासरा ने यह भी कहा कि पायलट की यात्रा से नफा होगा या नुकसान, इस पर फैसला पार्टी आलाकमान को लेना है। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में बृजभूषण सिंह का बयान दर्ज किया गया है। महिला पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एसआईटी का गठन किया था। बृजभूषण सिंह आज एसआईटी के सामने पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया। पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी है। सुरक्षा बलों के जवान पुंछ, राजौरी समेत कई इलाकों में आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। सोना चांदी के दाम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत 62,130 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि लखनऊ में 1 किलो चांदी का रेट 77,600 रुपए प्रति किलो है। मुंबई कस्टम विभाग ने सोने की तस्करी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोने को पेट में छिपाकर ले जा रहा था।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई ने समीर वानखेड़े के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें वानखेड़े पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में फंसाने का आरोप लगाया गया है। सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में आरोप लगाए गए हैं कि समीर वानखेड़े ने आर्यन खान मामले में शाहरुख खान से 50 करोड़ की डिमांड की थी और 50 लाख उगाही के तौर पर ले भी लिए थे। सीबीआई ने वानखेड़े के मुंबई स्थित घर पर तलाशी ली है। सीबीआई ने एनसीबी के कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए हैं, जिसके बाद दिल्ली, मुंबई और रांची समेत 29 जगहों पर आज सीबीआई ने छापेमारी की। एनसीबी ने समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच की थी, जिसमें उन पर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के आरोप लगाए थे और उसके बाद ही आज इस रेड को अंजाम दिया गया है। हालांकि अभी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि इस रेड में क्या कुछ मिला है, लेकिन आप अच्छी तरह इस अधिकारी को पहचानते होंगे, समीर वानखेड़े इनका नाम है। रिया चक्रवर्ती के मामले में भी इनके ऊपर उंगलियां उठी थी कि रिया चक्रवर्ती को गलत फंसाया गया था। उसके बाद तमाम बॉलीवुड के स्टार्स को एनसीबी के द्वारा तलब किया गया था सुशांत सिंह राजपूत मामले में, और उसके बाद आर्यन खान की जब गिरफ्तारी हुई थी उस समय यह आरोप लगा था कि समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान से 50 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। पुणे में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले एक अधिकारी के साथ 39 लाख रुपए की साइबर ठगी की घटना हुई है। पुणे पुलिस के मुताबिक साइबर ठगों ने सबसे पहले तो इस अफसर को एक मैसेज भेजकर पार्ट टाइम जॉब के बदले मोटी कमाई का ऑफर दिया। साइबर ठगों ने उसे सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो लाइक के बदले 50 रुपए देने का झांसा दिया। ठगों के झांसे में फंस चुके पीड़ित ने पहले ही दिन 18 पोस्ट लाइक की और उसके बदले उसे 825 रुपए भी मिले। इसके बाद साइबर ठगों ने पीड़ित अफसर को प्रीपेड काम का झांसा दिया, जिसमें थोड़े पैसे लगाकर ज्यादा पैसे कमाने की बात कही गई। पीड़ित अफसर ने जब 16,800 रुपए लगाए तो उसको 27,650 रुपए की कमाई हुई। घर बैठे हो रही तगड़ी कमाई देख पीड़ित का हौसला और भरोसा दोनों बढ़ गया और इसके बाद उसने 2 किस्तों में 16 लाख रुपए साइबर ठगों के अकाउंट में जमा करवा दिए। ठगों ने कहा कि 16 लाख रुपए लगाने के बदले पीड़ित को 40 लाख रुपए की कमाई हुई है, लेकिन ये 40 लाख रुपए तभी मिल पाएंगे जब वो 20 लाख रुपए बताए गए अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। 40 लाख पाने के झांसे में आकर पीड़ित अफसर ने ठगों के बताए अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा करवा दिए और इसके बाद साइबर ठगों ने पीड़ित अफसर को पैसे तो नहीं भेजे, उल्टा 30 लाख रुपए और जमा करवाने को कहा। यह सुनते ही पीड़ित अधिकारी को साइबर फ्रॉड का शिकार बन 39 लाख रुपए गंवाने का एहसास हुआ। थक हार कर उसने पुलिस की शरण ली और अब पुणे पुलिस की साइबर ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में ज्यादातर साइबर ठग विदेशों में हैं और उन तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज या ऑफर आए तो झांसे में बिल्कुल ना आए, नहीं तो आपको भी ये झटका लग सकता है। सियासी सरगर्मी के बीच पटना से सटे नौबतपुर के तरेलपाली मठ में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वहां 13 मई से 17 मई तक हनुमंत कथा सुनाने वाले हैं, जिसकी वजह से वहां भारी तादाद में लोगों की भीड़ जुट गई। मठ में हनुमंत कथा से पहले कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु भक्ति में डूबे नजर आए। 3 किलोमीटर लंबी इस कलश यात्रा में शामिल भक्तों का उत्साह देखने लायक था। ये कलश यात्रा 20 फीट की हनुमान प्रतिमा के पास पहुंचकर खत्म हुई। बताया जा रहा है कि वहां एक बड़े मंदिर का निर्माण होगा। 600 एकड़ में फैले तरेलपाली मठ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के लिए एक बड़ा पंडाल बनाया गया है, जिसमें 1 लाख लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। साथ ही वीआईपी मूवमेंट से लेकर खाने पीने और ठहरने तक का भी खास इंतजाम है। इस बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पटना पहुंचने से पहले ही वहां सियासी घमासान भी तेज हो गया। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव के बयान के बाद बीजेपी समेत कई दूसरे संगठन धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतर आए, जिसमें स्वर्ण सेना के बाद स्वर्ण क्रांति सेना भी शामिल है, जिन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में जलाभिषेक किया और आरोप लगाया है कि जो लोग सनातन धर्म को नहीं मानते वही लोग विरोध कर रहे हैं। वही लोग विरोध कर रहे हैं जो लोग सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, वो लोग कहीं न कहीं इस्लाम कबूल करने के कगार पे चले गए हैं। इससे पहले बाबा का विरोध कर रहे तेज प्रताप यादव ने अपने 6 साल पुराने संगठन डीएसएस को एक्टिव कर खलबली मचा दी थी, जिसके बाद बीजेपी नेता नवाब अली ने भी बाबा बागेश्वर के समर्थन में पटना के अलग अलग चौक चौराहों और बीजेपी दफ्तर के बाहर उनके समर्थन में पोस्टर लगा दिए। इस विरोध और समर्थन के बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के दौरे पर उनके समर्थक बेहद उत्साहित दिखे। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में लगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बड़ा ऐलान कर दिया।
जिसके बाद सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई है। मुंबई में एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात के बाद जब नीतीश से पूछा गया कि क्या पवार विपक्षी गठबंधन का मुख्य चेहरा होंगे, तो उन्होंने कहा इससे ज्यादा सुखद कुछ नहीं होगा। इससे ज्यादा खुशी की कोई बातें नहीं। हम इनको आज कह दिए, अब क्या बोले। एक बार पटिया में रिजाइन कर दिए था, हम सबको खराब लगा था। अब फिर वापस आके आज हमने इनको कहा कि एकदम पूरा मजबूती से न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए आपको करना है, बल्कि पूरे देश के लिए काम करना है। नीतीश कुमार के इस बयान पर शरद पवार हंसते नजर आए। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि देश के हालात को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अगर हम साथ काम करेंगे तो विकल्प के लिए समर्थन मिलेगा। आज देश में जो माहौल है वो सब देखने के बाद देश की प्रजातंत्र इसको बचाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार और शरद पवार दोनों अपने अपने राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए शरद पवार को विपक्ष का चेहरा बनाए जाने के संकेत देने पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। इसके साथ बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के बिना तीसरे मोर्चे का गठन संभव नहीं है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश की पोल खुल गई है। तीसरे मोर्चे का कोई विकल्प नहीं, इसलिए यह राजनीति नीतीश बाबू अपने घूम रहे हैं बिहार सरकार के पैसे से, इससे अधिक और कुछ नहीं। नीतीश के दाहिने हाथ माने जाने वाले जेडीयू के बागी नेता आरसीपी सिंह कल बीजेपी में शामिल हुए थे, जिस पर जेडीयू ने आरसीपी सिंह को विभीषण बताया था। तो आज बीजेपी ने नीतीश को इशारों में रावण कह डाला। राम के पास विभीषण आ गए, अब राम राज की स्थापना होगी और रावण का सर्वनाश होगा। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को पलटी मार बताया था। विपक्षी एकता का सपना देखने वाले नीतीश कुमार और उनकी मुहिम को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने झटका दिया है। बीते मंगलवार को ही नीतीश ने भुवनेश्वर में पटनायक से मुलाकात की थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेडी नेता नवीन पटनायक थर्ड फ्रंट का हिस्सा बनेंगे। 9 मई को नीतीश कुमार और नवीन पटनायक के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक चली थी, लेकिन गुरुवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच गए और इस मुलाकात के बाद उन्होंने थर्ड फ्रंट में शामिल होने की संभावनाओं से इनकार कर दिया। No, not as far as I'm concerned. Not now. नवीन पटनायक ने कहा कि बीजू जनता दल अगले साल होने वाले ओडिशा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। पटनायक के इस बयान को नीतीश की विपक्षी एकता मुहिम के लिए झटका माना जा रहा है। वहीं नीतीश के शरद पवार के बारे में दिए गए बयान से विपक्ष के कई बड़े नेताओं को झटका लग सकता है। पीएम बनने का सपना देख रही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी पत्ता साफ हो गया है। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विपक्ष के फेस नहीं होंगे, नीतीश ने ये भी साफ कर दिया है। बिहार में बीजेपी का दामन छोड़ आरजेडी के साथ सरकार बनाने के बाद से ही नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्ष की मोर्चाबंदी में जुटे हैं। मिशन 2024 पर निकले नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत बीते साल 6 सितंबर को हुई, जब नीतीश कुमार ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की थी। बीजेपी के विरुद्ध नीतीश की मोर्चाबंदी ने इस साल अप्रैल में रफ्तार पकड़ी और 12 अप्रैल को उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ मुलाकात की। 13 अप्रैल को नीतीश कुमार ने सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और सीपीआई के नेता डी राजा से मुलाकात की और इसके बाद 24 अप्रैल को नीतीश कुमार कोलकाता पहुंचे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भेंट की। 24 अप्रैल को ही नीतीश कोलकाता से लखनऊ पहुंच गए और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। 9 मई को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भुवनेश्वर पहुंचे और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से विपक्ष की एकजुटता पर चर्चा की। 10 मई को नीतीश कुमार ने रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और 2024 की तैयारियों पर बात को आगे बढ़ाया। 11 मई को नीतीश कुमार मुंबई पहुंचे और यहां एनसीपी चीफ शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर मिशन 2024 के लिए विपक्ष की एकजुटता पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में 4,400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उनके मकानों की चाबी सौंपी। आज करीब 38,000 परिवारों को उनके घर की चाबी सौंपी गई। इसके बाद पीएम ने कुछ लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की। उन्होंने योजना के तहत मकान पाने वाले लोगों, खासकर महिलाओं को बधाई दी। इस दौरान पीएम मोदी ने दावा किया कि सरकार बिना किसी भेदभाव के लोगों को फायदा पहुंचा रही है। लाभार्थी तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार
न धर्म देखती हैं और न ही जाति देखती है। मैं समझता हूं जहां कोई भेदभाव नहीं है वही तो सच्चा सेक्युलरिज्म है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार सबको सुख सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है और इससे बढ़कर कोई सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है क्योंकि लाभार्थियों में करीब 70% महिलाएं हैं। पिछले 9 वर्षों में करीब 4 करोड़ पक्के घर गरीब परिवारों को मिल चुके हैं। इन घरों में लगभग 70% घर महिला लाभार्थियों के नाम पर भी है। उन्होंने कहा कि इनमें ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिनके नाम जीवन में पहली बार कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है। व्हाट्सएप पर लग रहे प्राइवेसी में दखल और डेटा चोरी के आरोपों पर केंद्र सरकार सख्त नजर आई। केंद्र सरकार इस मामले में व्हाट्सएप से जवाब मांगेगी। व्हाट्सएप पर इंटरनेशनल स्पैम कॉल और माइक्रोफोन के गलत इस्तेमाल के मामले में केंद्र सरकार उसे नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। इस बीच ट्विटर के लिए काम करने वाले एक बड़े अधिकारी ने एक सनसनीखेज दावा किया है। ट्विटर के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले इस अधिकारी का दावा है कि व्हाट्सएप बैकग्राउंड में भी यूजर्स के माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहा है। अपने दावे की पुष्टि के लिए उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिस पर लिखा था, व्हाट्सएप ने उनके माइक्रोफोन का इस्तेमाल तब किया जब स्मार्टफोन कहीं रखा हुआ था। यूजर का आरोप है कि माइक्रोफोन के जरिए व्हाट्सएप लोगों की निजी बातें सुन रहा है और वो भी तब जब लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। इस ट्वीट का संज्ञान लेते हुए आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ये निजता का उल्लंघन है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले की जांच में अगर निजता के हनन का दोष साबित हुआ तो व्हाट्सएप पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अपनी सफाई में व्हाट्सएप ने कहा है कि एंड्रॉइड सिस्टम में मौजूद एक वायरस की वजह से यूजर्स को माइक्रोफोन के बारे में गलत जानकारी मिल रही है। व्हाट्सएप ने यह भी दलील दी कि यूजर की इजाजत के बाद ही उसके माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है और वो भी तब जब यूजर ऐप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी को भस्मासुर कहा है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि बीजेपी और ईडी मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जहां जानकारी देती है, ईडी वहीं रेड डालती है। उत्तराखंड में अवैध मजार तोड़ने का काम जारी है। सीएम पुष्कर धामी के निर्देश पर अब तक 300 से ज्यादा अवैध मजारें तोड़ी जा चुकी हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रावण बताया। उन्होंने कहा, रावण का अंत होगा और राम राज्य आएगा। मध्य प्रदेश के देवास में बीच सड़क पर डंपर खड़े होने के मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने थाने पहुंचकर पूरे स्टाफ को ही सस्पेंड कर दिया। मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संविधान को न मानने का आरोप लगाया। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी को आए सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री 8 साल से संविधान तोड़ रहे थे, उन्हें संविधान मानना चाहिए। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि इजरायली सेना का गाजा पट्टी पर हमला जारी है। गुरुवार की रात भी कई रॉकेट गाजा पट्टी के आसमान में देखे गए। इन रॉकेट को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई आसमान में आग के गोले फेंक रहा हो। एक के बाद एक रॉकेट की बरसात इजरायल की सेना ने की, जिसके बाद गाजा पट्टी का आसमान रॉकेट के धमाकों से गूंज उठा। इजराइल की तरफ से ये रॉकेट आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम ने बचाव में फायर किए थे क्योंकि गाजा पट्टी से लगातार इजराइल की तरफ रॉकेट दागे जा रहे थे। इजरायली सेना ने उग्रवादी समूह इस्लामिक जिहाद मूवमेंट के खिलाफ इस हफ्ते की शुरुआत से अभियान छेड़ रखा है। We're not looking for war. We're focused on our targets and we'll do everything we need to protect our civilians. हमास और इस्लामिक जिहाद मूवमेंट ने इजराइल के हवाई हमलों की निंदा की है। इजरायली सेना के हवाई हमलों में गाजा पट्टी के कई इमारतों को निशाना बनाया गया और इस दौरान उग्रवादी समूह इस्लामिक जिहाद मूवमेंट के 2 और कमांडर्स मारे गए। क्योंकि उग्रवादी समूह इस्लामिक जिहाद मूवमेंट का कमांडर अली घाली और अबू टक्का इन्हीं इमारतों में से एक में रह रहा था। इससे पहले इजराइल डिफेंस फोर्सेस के एयर स्ट्राइक में इस्लामिक जिहाद मूवमेंट के 3 कमांडर मारे गए थे। इसके साथ ही इन कमांडर्स के परिवार वाले भी मारे गए। गाजा पट्टी पर किए गए एयर स्ट्राइक में 3 इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। सड़कों पर कांच के टुकड़े और मलबा गिरने के बाद दहशत फैल गई।
अब तक इजराइल सेना के एयर स्ट्राइक में गाजा पट्टी के 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें 9 इस्लामिक जिहाद मूवमेंट के सदस्य थे। इजरायली सेना के हमले में 80 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं, जबकि 300 से अधिक अपार्टमेंट्स क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इजराइल की सेना के एयर स्ट्राइक का गाजा पट्टी की ओर से भी जवाब दिया जा रहा है। गुरुवार की रात गाजा पट्टी की ओर से भी कई रॉकेट इजराइल की तरफ फायर किए गए, जिससे इजराइल में 70 वर्ष के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। गाजा पट्टी की ओर से लगातार इजराइल पर भी हमले जारी हैं। उग्रवादी समूह इस्लामिक जिहाद ने कहा है कि वो तभी संघर्ष विराम का पालन करेगा जब इजराइल उसके लड़ाकों को निशाना नहीं बनाने पर सहमत होगा। الغرفة المشتركة لدى المقاومة الفلسطينية، وكانت الغرفة المشتركة تحدثت بأنها على جهوزية تامة وكاملة ومتكاملة। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को गाजा पट्टी में लगातार हमला करते रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल का सैन्य अभियान जब तक जरूरी होगा जारी रहेगा। טרם הסתיימה, אנחנו נמשיך לעדכן אתכם, אנחנו נכנסנו לזה יחד, אנחנו עומדים בזה יחד, ואנחנו ננצח। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि जो कोई हमें नुकसान पहुंचाने आएगा उसका खून बहेगा। चीन ने भारत और भारतीयों को परेशान करने के लिए एक और गंदी चाल चली है और इस बार उसके निशाने पर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु हैं। कोरोना की वजह से 3 साल तक बंद रही कैलाश मानसरोवर यात्रा के नियमों में चीन ने कई बदलाव कर दिए हैं। चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर लगने वाली फीस दुगनी कर दी है। अब भारतीय यात्रियों को 1,85,000 रुपए खर्च करने होंगे। 2019 तक सड़क मार्ग के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर 90,000 रुपए का खर्च आता था। यात्रा के दौरान अगर कोई यात्री अपने साथ नेपाल से किसी हेल्पर को साथ ले जाएगा तो उसे 25,000 रुपए ग्रास डैमेजिंग फीस के तौर पर देने पड़ेंगे। चीन की दलील है कि जब श्रद्धालु कैलाश पर्वत की परिक्रमा करेंगे तो वहां की घास को होने वाले नुकसान की भरपाई इस रकम से की जाएगी। किसी वर्कर को साथ ले जाने पर 15 दिन के लिए 13,000 रुपए की फीस भी ली जाएगी। पहले ये फीस 42 रुपए ही थी। साथ ही हर यात्री को अब काठमांडू बेस पर अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन करवाना होगा, जिसके लिए उंगलियों के निशान और आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग की जाएगी। यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को वीजा लेने के लिए खुद वहां पहुंचना हो। ऑनलाइन वीजा जारी नहीं किए जाएंगे। और इतना ही नहीं, कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करने वाले टूर ऑपरेटर्स को $60,000 यानी करीब 50 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा करवाना होगा। नेपाल के टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि चीन भारत से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम करने के मकसद से ही ऐसे कठिन नियम बना रहा है। हम आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय हर साल जून से सितंबर के बीच चीन में स्थित कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा का आयोजन करवाता है। सुशांत राजपूत सुसाइड केस में विवादों में आए महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को आज बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का सस्पेंशन ऑर्डर वापस ले लिया है। सरकार ने उनके खिलाफ लगे सभी आरोपों को भी हटा लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा कल एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ सगाई करेंगे। रिंग सेरेमनी दिल्ली के कपूरथला हाउस में होगी, जिसमें सीएम केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल चल रही है। तो बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म पर रोक क्यों लगाई गई? ये दर्शकों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो फिल्म देखना चाहते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला कला की स्वतंत्रता के बारे में है। विवादों में घिरी फिल्म द केरला स्टोरी को यूपी में टैक्स फ्री करने के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के साथ इस फिल्म को देखा और इसके लिए लोक भवन ऑडिटोरियम में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंत्रिमंडल के नेता, बीजेपी के पदाधिकारी, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े लोगों ने इस फिल्म को देखा। फिल्म देखने के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर फिल्म से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने लिखा, आज अपने मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यों के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग में द केरला स्टोरी फिल्म देखी। इस फिल्म से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। वहीं यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। ये फिल्म ऐसा है जिससे समाज में एक संदेश जाएगा। इस पर कलाकारों पर बैन लगाना ये उचित नहीं है। सभी लोगों को देखना चाहिए और बैन नहीं लगाना चाहिए। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि फिल्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में संविदा में काम करने वाली सब इंजीनियर हेमा मीणा के ठिकानों पर हुई लोकायुक्त की छापेमारी में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी मिल चुकी है। और अभी भी लोकायुक्त की टीम प्रॉपर्टी की जांच करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि 13 साल की नौकरी में 30,000 की सैलरी पाने वाली हेमा मीणा की आय से अधिक संपत्ति 300% से ज्यादा पाई जा चुकी है।
ये तस्वीरें देखिए कि अलग अलग तरह की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम वो महंगी गाड़ियां जो यहाँ पर दिख रही है इस वक्त, थार है, इसके साथ साथ ट्रैक्टर है, 2 ट्रक, 1 टैंकर और भी कई चीजें मौजूद हैं यहाँ पर। और लोकायुक्त की टीम को हेमा मीणा के फार्म हाउस से 30 लाख रुपए का एक LED टीवी, 100 से ज्यादा विदेशी नस्ल के महंगे डॉग्स, खेती से जुड़े कई महंगे उपकरण, हाउसिंग बोर्ड का सरकारी सामान भी बरामद हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि ये आसान होगा इनको इस चीज को अकाउंट फॉर करना, और प्राइमा फेसी जो हमने 232% हमारा प्लस इनका आय से अधिक संपत्ति का हमने प्रकरण दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि अब हेमा मीणा के सीनियर अफसरों से भी पूछताछ होगी।